वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, प्रकाश का अपवर्तन। तो पढ़ने से पहले जल्दी से जाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये अपवर्तन होता क्या है। तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पर प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और प्रकाश किरण के विचलन की यही क्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब माध्यम के तौर पे हम कोई भी दो माध्यम ले सकते हैं। हो सकता है कि हमारा पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम जल है। तो कोई भी प्रकाश किरण जब सपोज़ वायु से जल में एंटर करेगी तो वो जिस डायरेक्शन में जा रही थी, जैसे ही उसका माध्यम बदलता है तो उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी बदल जाती है। ये इस वजह से होता है क्योंकि अलग अलग माध्यम के कणों के बीच की दूरी अलग अलग होती है। जैसे वायु में बहुत दूर दूर कण होते हैं और जल में कण बहुत पास पास होते हैं, जिसके कारण प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, और इसी को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आप इस डायग्राम को अच्छे से देख पा रहे होंगे, जहाँ पर इस डायग्राम में एक ऊपर वाले माध्यम को बोला गया है विरल माध्यम और नीचे वाले माध्यम को सघन माध्यम। इन विरल और सघन माध्यम को हम वायु और जल की तरह कंपेयर कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आप देखें तो रेड कलर से जो लाइन जा रही है, जिसे हम बोल रहे हैं आपतित किरण, यानी कि वह किरण जो प्रकाश को लेकर आ रही है उसे बोलेंगे आपतित किरण। और ये विरल माध्यम से आ रही है, और जैसे ये सघन माध्यम में एंटर करती है तो देखिए इसकी जो दिशा है वो हल्की सी बदल जाती है। यानी कि अगर ये इसका जो मार्ग है इसे सीधा जाना चाहिए तो ये सीधा ना जाकर दाएं या बाएं थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ऐसा माध्यम के घनत्व की वजह से होता है। क्योंकि हम विरल माध्यम की बात करें तो विरल माध्यम में जो कण हैं बहुत पास पास होते हैं और सघन माध्यम में दूर दूर होते हैं। तो चलिए एक इस डायग्राम से जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बनते हैं एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए उनको जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपतित किरण की। तो वह किरण जो हमारे विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, यानी कि जो प्रकाश किरण एंटर कर रही है, जिसे हमने डायग्राम में पी क्यू से रिप्रेजेंट किया है, उसे हम आपतित किरण कहते हैं। या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं आने वाली जो किरण है वही हमारी आपतित किरण है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट किरण होगी वो होगी अपवर्तित किरण। अब आपतित किरण जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करती है तो उसमें विचलन होता है, और विचलन के कारण वह अपने माध्यम से भटक कर सघन माध्यम में एंटर करती है। तो दूसरे माध्यम में चलने वाली जो किरण है, जिसे हमने डायग्राम में क्यू आर से रिप्रेजेंट किया है, इसे अपवर्तित किरण कहते हैं। यानी कि जो किरण अपवर्तन के पश्चात दूसरे माध्यम से निकल रही है वह किरण अपवर्तित किरण कहलाएगी। आपने दो किरणें समझ ली, एक तो आपतित किरण और दूसरी अपवर्तित किरण। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारा एक और पॉइंट आता है, दैट इज़ आपतन बिंदु। तो आपतित किरण सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु Q पर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब अगर हम डायग्राम देखें तो हमारे सघन और विरल माध्यम के बीचों बीच एक डिवाइडिंग लाइन है जो कि पहले और दूसरे माध्यम को एक दूसरे से सेपरेट कर रही है, और इसी को ही हम बोलेंगे सीमा पृष्ठ। और सीमा पृष्ठ के बीचों बीच जो बिंदु है Q, इसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु, क्योंकि इस बिंदु पर आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों ही एक दूसरे से आकर मिलती हैं। एंड द थर्ड वन डेफिनेशन इज अभिलंब। यानी कि ये जो हमारा सीमा पृष्ठ है, जिसको हमने जो हमने सीमा पृष्ठ बनाया हुआ है, इस पर रेखा जो MN, यानी कि ये जो MN रेखा जो लंबवत पड़ रही है, इसी को हम बोलते हैं अभिलंब। यानी कि ये जो अभिलंब है ये हमारे सीमा पृष्ठ को लंबवत 90 डिग्री के एंगल्स में डिवाइड करता है, और साथ में ये रेखा जो है बिंदु Q से होकर भी जाती है। यानी कि इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि आपतित किरण, आपतन बिंदु व अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। अब अपवर्तन को आपको कुछ और एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इस ग्लास को देखिए,
कभी भी आप किसी कांच के ग्लास में एक पेंसिल को डालते हैं तो, और जब आप उस पेंसिल की इमेज को देखते हैं तो आपको लगता है कि वो इमेज अपनी जगह पर ना होकर उससे थोड़ी सी अलग बनती है। यानी कि पेंसिल आपको लगनी चाहिए कि ये सीधी है, बट वो सीधी नहीं, पानी में जाकर उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी बदल जाती है। कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों होता है? तो हाँ, इसके पीछे जो रीज़न है ये प्रकाश का अपवर्तन ही है। जब पेंसिल एक विरल माध्यम में वायु में होती है तब प्रकाश किरणों की दिशा कुछ और होती है, और जैसे ही वो विरल माध्यम से सघन माध्यम यानी कि जल में एंटर करती है तो माध्यम के कणों के घनत्व की वजह से प्रकाश किरण अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं अपवर्तन। और इसी अपवर्तन की वजह से देखिए ये जो पेंसिल है अपनी डायरेक्शन से थोड़ा सा तिरछा प्रतीत होती हुई दिखाई दे रही है हमें। अब इसके लॉजिक को आप इस सेकेंड डायग्राम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो पेंसिल है एक्चुअल में होनी चाहिए सीधी, यानी कि पेंसिल का जो स्ट्रेट पोस्चर है ये हमको बताता है कि पेंसिल एक्चुअल में सीधी ही है। बट जब हम देखते हैं तो हमारी आंखों से गुजरने वाली जो प्रकाश किरणें हैं पहले वो विरल माध्यम में एंटर करती हैं और फिर सघन माध्यम में। जब तक विरल माध्यम में एंटर करती हैं तब तक तो हमको पेंसिल सीधी दिखाई पड़ती है, बट जैसे ही सघन माध्यम में जाते हैं तो सघन माध्यम में उसके अत्यधिक घनत्व की वजह से पेंसिल का जो बाकी का आधा भाग जो जल में डूबा हुआ है वो थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है। तो आई होप कि आपको प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण समझ में आ गया होगा कि किस वजह से ये जो पेंसिल है हमको तिरछी दिखाई पड़ रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे माध्यम परिवर्तन के साथ साथ किरण की दिशा भी बदल जा रही है, इस वजह से हमको पेंसिल टेढ़ी दिखाई पड़ रही है, और यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। सो आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल से चीज़ें कुछ अच्छे से क्लियर हुई होंगी। नाउ अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो ही नियम हैं। कौन कौन से हैं जान लेते हैं। पहला नियम कहता है आपतित किरण PQ, अपवर्तित किरण QR तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु Q पर जो पड़ने वाला अभिलंब है, जिसे हमने MN से रिप्रेजेंट किया था, ये तीनों ही एक ही तल में होते हैं। और इसको हम पिछले डायग्राम में भी पढ़ चुके हैं। आने वाली किरण जिसे हम PQ बोलते हैं, अपवर्तित होकर जाने वाली किरण जिसको QR बोलते हैं, और अभिलंब यानी कि MN। तो देखा जाए तो हमारा जो आपतन बिंदु होता है Q, वहीं पे जाकर सारे के सारे एक दूसरे से मिलते हैं। तो यहाँ से ये बात प्रूफ होती है कि आपतित किरण PQ, अपवर्तित किरण QR और दोनों माध्यम को पृथक करने वाले जो पृष्ठ है उस पर जो अभिलंब MN पड़ रहा है, ये तीनों के तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और यही हमारे प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। और दूसरा नियम कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, यानी कि जिसे हम मैथ्स में साइन पढ़ते हैं, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। यानी कि अगर हम आपतन कोण की बात करें तो आपतन कोण की जो ज्या होगी और अपवर्तन कोण की जो ज्या होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी। यानी कि इनका रेशियो एक फिक्स लाइट के लिए, यानी कि एक निश्चित रंग के प्रकाश के लिए साइन I और साइन R का जो रेशियो है वो भी हमेशा निश्चित ही रहेगा। सपोज़ हमने दो माध्यम ले लिए, जल और वायु, तो जल और वायु के लिए साइन I और साइन I का अनुपात साइन I और साइन R का अनुपात सदैव एक नियतांक ही होगा। यानी कि दो पर्टिकुलर माध्यमों के लिए एक पर्टिकुलर रंग की प्रकाश किरण का जो अपवर्तनांक है वो सेम ही रहने वाला है। और इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। और अब हम थोड़े से एग्जांपल्स लेते हैं कि कैसे हम अपवर्तनांक को कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो हमारा नियतांक होता है हम इसे n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और ये जो अपवर्तनांक है ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा किसी माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, ठीक है। यानी कि हम इसे दोनों ओर पहले तथा दूसरे माध्यम के संकेत लिखे जाते हैं। सपोज़ हमने n लिया है और हमारा पहला माध्यम अगर वायु है और दूसरा माध्यम कांच है, तो हम n के पहले A लिखेंगे और n के बाद में G लिखेंगे।
जहाँ पर ये इसको हम कम्प्लीटली अगर रिप्रेजेंट करें तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे ANG से। ANG का मतलब है यानी कि A फॉर एयर और G फॉर ग्लास, यानी कि कांच के सापेक्ष या वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और इस केस में जहाँ पे भी हमको वो चीज़ें लिखनी होती हैं उन्हें हम उनके उस पर्टिकुलर ऑर्डर में ही लिखते हैं। यानी कि अगर आपको कांच और जल के बीच का अपवर्तनांक निकालना है तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे ANG से, यानी ANG इक्वल्स टू हो जाएगा साइन I अपॉन साइन R के, जहाँ पे जो वर्ड ANG है ये रिप्रेजेंट करेगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, A फॉर एयर एंड G फॉर ग्लास, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये बात तो आपको पता चल गई है कि इन दोनों का जो अपवर्तनांक है सदैव कांस्टेंट रहेगा। अब दो पर्टिकुलर माध्यम के लिए हम, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे वायु और कांच लिया, आप वायु और जल भी ले सकते हैं। अगर हम वायु और जल लेंगे और हम वहाँ पर वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक की बात करेंगे तो वहाँ पर हम ANW लिखेंगे, यानी A फॉर एयर एंड N फॉर हमारा अपवर्तनांक और W यानी कि वाटर। तो वाटर का पीछे आना, W का पीछे आना, ये रिप्रेजेंट करेगा कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या है। तो जैसे कि इस इक्वेशन में भी आप समझ सकते हैं, जहाँ पर ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। तो ये था अपवर्तन का नियम, यानी कि स्नेल का नियम, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा भी गया है। और यहीं से कुछ सारे आपके न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं जिन्हें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी कि अपवर्तनांक क्या है। किसी भी चीज़ के हमको अपवर्तनांक की बात करेंगे तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो हमेशा साइन I अपॉन साइन R के इक्वल होगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट क्रिएटिव क्लासेस के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा स्टूडेंट्स, कमेंट करके बताएं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी से जाइए और